नमस्ते डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। डियर फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 70% आबादी आज भी कृषि पे निर्भर है और धरती को हम माता कहते हैं। ये देश ऐसा देश है, यहाँ धरती को माता बोला जाता है। माता यानी वो जो किसी और को जन्म देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको माता बोलते हैं। बछड़े को जन्म देने वाली गाय को माता कहते हैं। यानी माता तभी बनती है जब हम किसी चीज़ को जन्म देते हैं। तो धरती को हम माता इसीलिए बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसा एक भी चीज़ नहीं है, आसमान को छोड़ के, हमारे ग्रह नक्षत्र को छोड़ के एक भी ऐसा चीज नहीं है जो धरती से ना निकला हो। आप जहां बैठे हैं वो कुर्सी धरती से निकली है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े धरती से निकले हैं। आप जो लिख रहे हैं, ये पेन, कलम, कागज, ये सब कुछ धरती से निकला है। ये बोर्ड, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग धरती से निकला है। तो हम लोग धरती को माता बोलते हैं, लेकिन हजारों साल से ये धरती माता की तरह हमारी सेवा कर रही है। हमें अनगिनत तरीके से अपने को हेल्प कर रही है। जैसे कि हमारी कोई भी ज़रूरत हो, धरती माता हमें खनिज देती है, धरती माता हमें पेट्रोल देती है, धरती माता हमें पानी देती है, धरती माता हमें हमारे शरीर के बेसिक रिक्वायरमेंट, अनाज, फूड, सब कुछ हमें धरती माता देती है। अगर धरती माता नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज उस धरती माता की सेहत को खतरा है, आज उस धरती माता की हेल्थ को खतरा है। कैसे? आज देखो हमारे देश में हर जगह पे लोग बोलते हैं धरती को बचाओ, है ना। सेव द सॉइल का मुहिम चलाया अपने जग्गी वासुदेव ने, है ना, सदगुरु जी ने पूरा दुनिया में सेव द सॉइल। क्यों? क्योंकि धरती की सेहत आज बिगड़ गई है। रासायनिक खादों का इतना यूजेस हो रहा है और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, इतना सब कुछ हम धरती को डालते हैं और ये जहर की वजह से हमारा धरती का सेहत डे बाय डे बिगड़ रहा है। तो उस धरती की सेहत को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। धरती, है ना, इस दुनिया में कोई भी पौधा धरती से निकलता है, फार्मिंग होती है तो फर्टाइल लैंड से फार्मिंग हो सकती है। जो लैंड फर्टाइल नहीं है वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकता। जैसे कि हम रेगिस्तान में जावें, जहाँ पूरा ड्रेजर है, रन प्रदेश है, जहाँ पूरी रेत ही रेत है, तो वहाँ वो फर्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, उस लैंड के अंदर वो 18 एलिमेंट्स नहीं है। तो इसके कारण वहाँ आप 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपीज़ किलो सीड्स अगर आप वहाँ पर डालेंगे तभी भी उसमें फल नहीं लग सकता, क्रॉप्स नहीं लग सकता, रूट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी नहीं है। तो हमारी ज़मीन की भी फर्टिलिटी धीरे 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 कम हो रही है। आप देखो ना, आपके आजू बाजू में जहाँ धान की खेती हो रही है, गेहूँ की खेती हो रही है, आज से 20-25 साल, 30 साल पहले आप चले जाओ, किसी अपने बुजुर्ग मित्र को पूछो, किसी अपने रिश्तेदार को पूछो जो खेती कर रहा है, फार्मर है, कि तुम 1 एकड़ लैंड में कितना गेहूँ प्लांटिंग करते थे। बीज जब डालते थे तो एक बीघा में लगभग 5 किलो 10 किलो लगता था, है ना। 1 एकड़ में लगभग 20-25 किलो धान या गेहूँ लगेगा उसको बुआई करने के लिए। लेकिन आज वो मात्रा बढ़ के 50 किलो हो गई है। एकड़ में अगर आपको गेहूं की बुआई करनी है, बीज का प्लांटिंग करना है, सीड्स ट्रीटमेंट आप कैसा भी करो, फिर भी ऑलमोस्ट 20-25 साल में डबल सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? पहले के मुकाबले अभी अपनी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो आज ऐसा हुआ है कि पहले था 10 किलो या 20 किलो हम बुआई करके उसमें से 2000 किलो 3000 किलो का उत्पादन लेते थे।
लेकिन आज डबल हो गया। 50 किलो की बुआई करने के बाद जो 2-3 हज़ार आता था वो 1000-1500 किलो आ गया। एक समय ऐसा आएगा कि आप 100 लगाएंगे 100 ही निकलेगा। फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, लैंड की उपजाऊ शक्ति, सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज हमको बात जो करनी है वो इस पेस्टिसाइड और इस रासायनिक खाद, क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी लाल किले के प्राचीर से एक बार बोला था कि किसानों को मैं आह्वान करता हूँ कि उसको विष मुक्त खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। आज तरह तरह के गवर्नमेंट्स अलग अलग सब्सिडी और ये सब दे दे के हमेशा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो ऑर्गेनिक खेती करेंगे कैसे? ऑर्गेनिक खेती करने का तरीका क्या है? आज हम सब लोग एक राय पर आ गए हैं। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। कोई ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात भी करता था तो हम लोग उसकी बात नहीं मानते। लेकिन आज जगह जगह पे, सिटी में, बड़े शहरों में ऑर्गेनिक मॉल हो गया है कि बाजरा ऑर्गेनिक हो गया, ज्वार ऑर्गेनिक हो गई, गेहूँ ऑर्गेनिक हो गया, धान ऑर्गेनिक हो गया, टमाटर ऑर्गेनिक हो गया, आलू ऑर्गेनिक हो गया, कैरेट्स ऑर्गेनिक हो गया, चाय ऑर्गेनिक हो गई, कॉफ़ी ऑर्गेनिक्स हो गई। कोई भी चीज़ जो उत्पादन होती है आज लोग ऑर्गेनिक से ये कर रहे हैं। कोई भी पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया, सल्फेट, डाई कुछ भी डाले बिना कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता कैसे है? तो जब आज से 10, 12 या 15 साल पहले जब गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड GSFC, जो कि डीएपी यूरिया बनाते हैं, इफको है ना, ये सब लोग बनाते हैं, उन्होंने एक न्यूज़ डाला था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अब किसान को जागरूक होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर किसान नहीं बढ़ेगा। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें इतनी गंभीर बीमारियां लगेगी शरीर में कि हमारा आयुष्य हो 40-50 साल का हो जाएगा और हमारी लैंड को इतनी गंभीर बीमारियां होने लगेगी कि फसल पकना बंद हो जाएगा, लैंड पूरी इनफर्टाइल हो जाएगी। तो हमें ऑर्गेनिक करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रातों रात ऑर्गेनिक खेती के मानो वो मशरूम की तरह, बिलाड़ी के टोप की तरह हर जगह पे ऑर्गेनिक 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 होने लगा। सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे। सभी लोग बोला हम भी ऑर्गेनिक बेच रहे हो। चाय पत्ती अगर आप पी रहे हैं, वो चाय का जो चाय पीने के बाद जो वेस्ट निकलता है, वो छलनी से छाल के जो निकलता है, उसको भी लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में लोग भर भर के बेचने लगे। तो ऐसा नहीं है। तो उसके बाद 2-3 साल में सब लोग पता चला कि नहीं, ऐसे ऑर्गेनिक होता नहीं है। कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक करने से, कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र में यूज़ करने से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा। उसके लिए पहले अपने लैंड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, अपनी सॉइल को समझना पड़ेगा, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमको पास्ट में जाना पड़ेगा। आज से 5000 साल पूर्व, बिफोर 5000 ईयर्स, हम लोग जानते हैं कृष्ण इस दुनिया में आए, भगवान कृष्ण जिसको हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान एवरीडे, प्रतिदिन गाय चराने जाते थे। आप हमेशा तस्वीर देखेंगे कृष्ण के साथ एक गाय होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कृष्ण खड़ा है, साथ में 2-3 भैंस खड़ी है। भैंस वाला कृष्ण कभी होता नहीं है, क्योंकि उस जमाने में भैंस थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाय ही था 5000 साल। और गाय इसलिए क्योंकि गाय के अंदर बहुत सारी, हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता है ना। तो गाय की हर एक चीज़ हमको काम आता है। जैसे धरती को माता बोलते हैं, ऐसे गाय भी माता होता है। भैंस को हम लोग माता नहीं कहते हैं। तो ये गाय के गोबर से उस जमाने में खेती हो रही थी। हम लोग कहानी में देखते हैं, कभी महाभारत आता है टेलीविज़न पे, देखते हैं इंद्र बहुत क्रोधित हो जाता है और कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात करता है, हम लोगों ने सीरियलों में देखा, तो इंद्र क्रोधित होकर बहुत बारिश कर देता है। बोला कोई भी फसल होगी नहीं, कोई भी। इसका मतलब उस बात का एविडेंस है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, कि उस ज़माने में भी खेती हो रही थी और भरपूर मात्रा में हो रही थी। गाय के गोबर से खेती होती थी और
जब हमने ये संशोधन किया, हमको ये पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो गाय का गोबर से ये खेती हो सकती पुराने ज़माने में। लेकिन आज से 20-22 साल पहले जब हम ये संशोधन कर रहे, हमको समझ में आया कि गाय के गोबर से खेती, लेकिन गाय किधर है? इतना मात्रा में गाय है पूरे हिंदुस्तान में, गोबर सब जगह पे आ जाए, इतनी मात्रा में तो गाय नहीं है, तो क्या करें? तो हम पास्ट में गए, हमने बहुत सारी चीज़ें गूगल की, बहुत सारा संशोधन किया, आज के ज़माने में वैज्ञानिकों को काम पे लगाया। हमको ऐसा लगा कि क्या कोई चीज़ गाय के गोबर का अल्टरनेट हो सकता है। फिर हमने संशोधन किया। जब हम कृषि यूनिवर्सिटी में गए, हमने पूछा कि ये गाय के गोबर में ऐसी क्या चीज़ है। गाय का गोबर जब हम एक टेलर भर के, मतलब 5 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, 15 मेट्रिक टन जब हम खेत में डालते हैं, तो ये 15-15 मेट्रिक टन खेत में डाल देने के बाद उसको 3-4 महीना, 6 महीना सड़न हो जाती है। तो सड़ने के बाद क्या होता है? गाय के गोबर से ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता है और उसमें ह्यूमिक एसिड आता है, जिससे मिट्टी फलद्रुप होती है, जिसमें जो 18 एलिमेंट चाहिए सॉइल को, ये 18 एलिमेंट्स को वो जागरूक करता है, जो मिट्टी में से सॉल्यूबल बनाता है, बाहर निकालता है। आपको लगेगा कि ये सॉल्यूबल क्या भला होती है। तो जैसे आप यूरिया, कोई फार्मर है वो समझ जाएगा कि आपके पास यूरिया है, आपने यूरिया का मुट्ठी भर के पेड़ पे नहीं डाल सकते। आपके पास धान का पौधा है, कपास का पौधा है, उसके ऊपर आप यूरिया फेंक नहीं सकते। अगर यूरिया उसके ऊपर फेंकेंगे तो पौधा तुरंत तो खराब हो जाएगा, बोला जल गया, ऐसा हम लोग बोलते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पौधा ये नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता। अगर वो डायरेक्ट लेने का प्रयत्न करे तो यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो डायरेक्ट ले सकता है तो हमारे हवा में, हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है, तो यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसको सॉल्यूबल बनाना पड़ता है। तो सॉल्यूबल के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप देखो, सॉल्यूबल बनाने के लिए ये यूरिया, जब यूरिया बनता है तो हवा से ही बनता है, लेकिन उस नाइट्रेट को जब क्लोरीन मिलता है, मिट्टी में क्लोरीन जो होता है, हमारे जो 12 सूक्ष्म तत्व उसमें का एक क्लोरीन है, तो उसके साथ वो साइंटिफिक प्रक्रिया करता है तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट ऑक्साइड बन जाता है, जो यूरिया में क्रोप्स है वो उसका रूट में लेगा। तो वैसे क्या हुआ, जब इस धरती, हम सब लोग मानते हैं, विज्ञान ये कहता है कि पहले सूर्य एक था, ब्रह्मांड था, सूर्य में से धरती अलग हुई, अलग अलग ग्रह हो गए, तो पृथ्वी पूरा एक बहुत बड़ा अंगार जैसे गोला था। उसके बाद धीरे धीरे करोड़ों साल तक वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद अलग अलग जगह पे कहीं भूकंप हुए, कहीं पानी हुआ, कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ, फिर जल का अस्तित्व हुआ, फिर पेड़ पौधे निकले जमीन में से। लेकिन हजारों करोड़ों साल में अनेक बार जहाँ जल है वहाँ स्थल हो गया, जहाँ स्थल है वहाँ जल हो गया, ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। तो जो पृथ्वी के ऊपर जो जंगल थे वो सब जमीन में चले गए। तो वो जमीन में चले गए तो जंगल निकले थे कहाँ से? जमीन से निकले थे, और जंगल वापिस जमीन में चले गए। तो जब जमीन से बाहर निकलते हैं ना तो 18 एलिमेंट होते हैं, और जब जमीन में चले गए तो सारे नष्ट हो गए, उसका भस्म हो गया, एस्ट्रे हो गया, तो वो लिग्नाइट बन गया। वो भी 18 एलिमेंट है, बस ये खाली इतना फर्क है कि वो सॉल्यूबल नहीं है। तो ये सॉल्यूबल बनता कैसे, मैं बताता हूँ। पहले के ज़माने में हम इस धरती से 18 एलिमेंट निकालते थे। फार्मिंग जब आप करते हैं ना तो इस धरती से 18 एलिमेंट निकालते हैं। जो 18 है, मैंने पहले शुरू में बताया ना कि रेगिस्तान में 18 एलिमेंट नहीं है, रण में 18 एलिमेंट नहीं है, रेत में 18 एलिमेंट नहीं, इसलिए वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती। लेकिन आपके शहर में 18 एलिमेंट है तो आप गमले में भी 18 एलिमेंट है, आप आंगन में भी 18 एलिमेंट है, तो वहाँ फार्मिंग हो सकती है। 18 एलिमेंट क्या होता है, मैं उसको आपको समझ में ऐसी भाषा समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास 1 बिस्वा जमीन है या 1 बीघा जमीन है, आपने उसमें एक चिली का सीड्स डाल दिया, मिर्ची, उसमें पौधा तैयार होगा। उसका टेस्ट कैसा आएगा? तीखा आएगा। उसके 6 इंच के अंतर के बाद आपने वापस उसमें एक करेले का सीड डाल दिया, तो वो पौधा आएगा, उसका उस पर फल आएगा, उसका टेस्ट कैसा लगेगा? कड़वा होगा। उसके 1 इंच के बाद आपने एक आम का पेड़ लगा दिया, उसका फल बनेगा, उसका टेस्ट मीठा आएगा। उसके बाद 6 इंच के बाद आपने गन्ना लगाया तो गन्ना मीठा हो गया। उसके बाद आपने आंवला लगाया तो कसेला हो गया। उसके बाद आपने नींबू लगाया तो खट्टा होगा।
every 6 inch, not only 6 inch, but every 2 inch, every 1 inch, even थोड़ी सी जगह में आप 2 अलग अलग सीड्स डालेंगे, दोनों का टेस्ट अलग अलग निकलेगा। ये सिर्फ धरती माता का कमाल है, 18 एलिमेंट्स का कमाल है। हमारे इस धरती में 18 तत्व है। पौधे को हाइड्रोजन भी चाहिए, वो हवा से लेता है। ऑर्गेनिक ऑक्सीजन भी चाहिए, हवा से लेता है। कार्बन भी चाहिए, वो हवा से लेता है। लेकिन 6 मुख्य तत्व चाहिए। कोई भी क्रॉप्स को डेवलप होना है तो 6 मुख्य तत्व चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम, ये 6 मुख्य तत्व। और 12 सूक्ष्म तत्व चाहिए। कौन से? मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन, क्लोरीन, सोडियम, वैनेडियम और मोल्बिडोनियम। ऐसे 12 सूक्ष्म तत्व, ये 18 एलिमेंट्स है आपकी जमीन में। पहले के ज़माने के हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पूरा वैज्ञानिक खेती करते थे। ये धरती से 18 एलिमेंट्स निकालते हैं। हम लोग भी आज 18 निकालते हैं, लेकिन हम डालते कितना वापिस? 3। कौन सा? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। दूसरा हम डालते ही नहीं है, जबकि हमारे पूर्वज लोग 18 डालते थे, 18 निकालते थे। कैसे? 18 डालते थे, 18 निकालते थे। वो क्या खेती करते थे? गाय के गोबर से। गोबर कहाँ से आता है? गाय से। गोबर का फैक्ट्री तो हो नहीं सकता, तो गाय से गोबर आया। गाय क्या खाती है? चारा। वो चारा कहाँ से आता है? जमीन से। तो जमीन से क्या निकला? चारा। गाय ने खाया, सॉल्यूबल बनाया, गोबर निकाला, जमीन में डाला। मतलब 18 एलिमेंट्स हमने निकाले और 18 एलिमेंट्स डाले। तो साइंटिफिक फार्मिंग हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? अभी हम 18 निकाल तो रहे हैं, लेकिन डाल कितना रहे? केवल 3। तो 18 डाला, 3 निकाला, 18 डाला, 3 निकाला, 18 डाला, 3 निकाला, तो पूरी वहां डेफिशिएंसी हो गई। उसमें आप देखिए 50 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई। 18 डालने के बाद 18 डालना चाहिए, लेकिन नहीं। आपके पास ICICI बैंक में आपने अकाउंट खोल दिया, आपने उसमें 10,000 रुपया डिपॉजिट किया। आप ATM कार्ड में जाएंगे तो 10,000 निकाल दिया, उसके बाद क्या निकलेगा? जैसे आपने ATM पिन डाला, 10,000 निकाले, उसके बाद आप 2,000 के लिए और उसमें लिखेंगे तो क्या होगा? उसमें हवा आएगा, पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो आपको ये 18 वापिस डालना पड़ेगा। तो 18 कहाँ से आएगा? रेडीमेड। क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में ही बोला कि धरती हमारी माता है, 18 के 80 एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन ये कहाँ चले गए हैं? अंदर चले गए हैं। तो उसको बाहर निकालना है। तो रेनोटस प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? ऐसा एक बायोनेटस प्रोडक्ट्स बनाया, 3 किलो ग्रैन्यूल्स, जो 1 एकड़ लैंड में अगर ये 20, 25, 30 किलो मिट्टी के साथ ये ग्रैन्यूल्स मिक्स करके उसमें डाल दिया जाए और उसके बाद उसको पानी दे दिया जाए, तो 1 एकड़ लैंड फर्टाइल हो जाएगी। जो फॉस्फोरस, जो यूरिया, जो DAP ऊपर होके जो जमीन का 6 इंच का छता एकदम ठोस हो गया है ना, उसको एकदम सॉफ्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ये है ना सॉइल को ठीक करता है। इसका नाम हमने क्या रखा है? बायोनेट्स सॉइल हेल्थ एनहांसर। सॉइल का हेल्थ को एनहांस करते हैं। तुम्हारा मिट्टी है ना, उसका हेल्थ बिगड़ गया है, तो हेल्थ ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं समझाता हूँ। आपको फीवर हो गया तो क्या होगा? एप्पल खाएंगे तो क्या होगा? शक्ति रहेगा, लेकिन मिटाने के लिए पैरासीटामोल चाहिए। एप्पल खाने से फीवर नहीं जाएगा, लेकिन एप्पल ज़्यादा खाया तो फीवर आएगा नहीं। फीवर एक बार आपकी सॉइल बिगड़ गई, उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद आपने ये ग्रैन्यूल्स उसके अंदर डाल दिए, तो ये सॉइल के अंदर इतना ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में, अब हम दूसरे में बात समझाता हूँ, है ना। थोड़ा हम इंटरवल लेते हैं, मैं ये थोड़ा दूसरा बात बताता हूँ। 5 मिनट का हम रेस्ट करेंगे, ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। हम लोग को ये लगता है कि ये 3 किलो का बैग हम 1 एकड़ लैंड में पूरा कैसे कर पाएंगे, और 1 एकड़ लैंड तो बहुत बड़ा एरिया होता है। और अकॉर्डिंग टू फार्मर
वो तो बहुत ज़्यादा डालता है। 1 एकड़ में लगभग 3-4 ट्रैक्टर के बोगी भर के वो गोबर डाल देता है, यानी लगभग 7-8-9-10 मैट्रिक टन। और अगर वो नहीं डालता, रासायनिक खेती करता है, तो 50-50 किलो के वो कट्टे 2-3 बोरी डीएपी डाल देता है, 1-2 बोरी यूरिया डाल देता है 1 एकड़ लैंड में। तो लगभग वो 300-400-500 किलो फर्टिलाइजर एवरेज यूज करता है, जबकि ये तो 3 किलो की मैं बात कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइजर्स है, टेक्नोलॉजी। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फीवर का। अगर किसी व्यक्ति है, ए पर्सन, हाइट इज 6 फुट, उसका हाइट है मान लो कि 6 फुट का है और 6 फुट्स, और उसका वजन है 120 किलो, तो उसको हम लोग खाली 650 मिलीग्राम का पैरासिटामोल, 650 mg का पैरासिटामोल देंगे तो उसका फीवर ठीक हो जाएगा। कि उसका हाइट और वजन के हिसाब से 1.5 किलो पैरासिटामोल देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, साइंस है, विज्ञान है। वैसे ही ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है। 3 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। मैं दूसरा आपको इसको प्रत्यक्ष, अगर कोई आप इसका प्रयोग करना चाहे, आप चेक करना चाहे कि क्या ये 3 किलो 1 एकड़ लैंड को हेल्दी बना सकता है, तो मैं उसका एक आपको चेक करने का तरीका, प्रयोग बताता हूँ कैसे करना है। 1 एकड़ लैंड में जाइए और उसका अलग अलग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों कोनों से 2-2 किलो मट्टी, थोड़ा आधा फुट या 1 फुट जितना गड्ढा करके उसमें से 2-2 किलो मट्टी लीजिए और एकदम सेंटर में आइए। जो 1 एकड़ लैंड है इसका बिल्कुल सेंटर का हिस्सा, वहाँ आधा 1 फुट का गड्ढा करके वहाँ से 2 किलो मट्टी निकालिए। टोटल 4 कोनों और सेंटर मिला के 5 जगह से 10 किलो मिट्टी आपने इकट्ठा कर ली। अब आप एक साफ सुथरे जगह पे उस 10 किलो मिट्टी का एक पूरा का पूरा जगह ढगला बना दीजिए, उसको जोड़ दीजिए एक और उसको एकदम ऊपर से पॉलिश करके वो 5 किलो मिट्टी एक बराबर लगा दीजिए, छोटा सा है ना, डग जैसा। उसमें एकदम सेंटर में चौकड़ी मार दीजिए, एक क्रॉस बना दीजिए। उससे क्या होगा, उस मिट्टी का 4 हिस्सा हो जाएगा, है ना। टोटल 10 किलो था, 10 किलो, उसका 4 हिस्सा हो जाएगा, 2.5 किलो का एक, ऐसा 4 हो जाएगा। तो 3 हिस्से को आप वापस खेत में डाल दीजिए, लेकिन 2.5 किलो का एक हिस्से को वापस ऐसे रख दीजिए। फिर से उसका क्रॉस बना दीजिए, चौकड़ी बना दीजिए, उसके 4 एक जैसे भाग कर दीजिए, पार्ट कर दीजिए। तो 2.5 किलो के 4 एक जैसे पार्ट आप करेंगे तो लगभग 600 ग्राम जितना, 600 ग्राम जितना एक पार्ट बनेगा। 3 पार्ट को वापस खेत में डाल दीजिए, एक पार्ट अपने पास रखिए 6 ग्राम का। फिर उसको वापस मिक्स करिए, हिलाइए पूरा एकदम, उसको पूरा मिक्स कर दीजिए। उसके बाद वो 600 ग्राम को 4 हिस्सा कर दीजिए, उसका वापस 150 ग्राम का 4 हिस्सा बन जाएगा। तो जो 150 ग्राम मिट्टी है उसको एक पॉलीथीन में या कैसे पैक करके सोइल टेस्टिंग में भेजिए कृषि यूनिवर्सिटी में, और 15 दिन के अंदर वहाँ उसको बोलिए कि मुझे इसमें पूरा रिपोर्ट करना है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कितना है, इसमें कौन सा सत्व की डेफिशिएंसी है, मेरा सॉइल का हेल्थ कैसा है, उसका पीएच कैसा है, उसमें क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा, सब रिपोर्ट चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड वाला 15 दिन में एक मिट्टी का रिपोर्ट करके देगा। उसमें लिखेगा कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी तो लिखेगा आप इसमें यूरिया डालिए, फॉस्फोरस डालिए, डीएपी डालिए, लिखेगा कि इसमें नाइट्रोजन कम पड़ रहा है, या मैंगनीज नहीं है, या जिंक नहीं है, या कॉपर नहीं है, या इसका पीएच एसिडिक है, ऐसा सब कुछ नीचे पूरा एक रिपोर्ट निकलेगा। जैसे हम जाते हैं ना कि हाँ हेमोग्लोबिन तुम्हारा 12.6 है, तुम्हारा थायराइड बढ़ गया है, तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा लिक्विड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, HDL, ऐसा ही रिपोर्ट हेल्थ का भी निकलता है, सॉइल का भी निकलता है। जैसे ही रिपोर्ट लिया, वो रिपोर्ट लेके आए, वापस उसी मिट्टी में जाइए, उसी मिट्टी में जो 1 एकड़ लैंड से ये पूरा सैंपल आपने इकट्ठा किया था,
उसी मिट्टी में अपना एक बायोनेटस का हेल्थ जो सॉइल हेल्थ एनहांसर है अपने 3 किलो ग्रेन्यूल उसको लीजिए, 20-25 किलो मट्टी उसमें मिक्स कर दीजिए, पूरा बराबर मिला के पूरी सॉइल में हर जगह पे पूरा 1 एकड़ लैंड में इसको बराबर एक जैसी तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद उसको पानी दे दीजिए, थोड़ा बहुत पानी दे दिया पूरा हिला के, और वो 1 एकड़ लैंड में पानी छोड़ दीजिए और 15 दिन तक रहने दीजिए, 15 डेज। उसके बाद वापस वही प्रोसेस करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ कोनों से आधा 1 फुट का गड्ढा करके उसमें से मिट्टी निकालिए 2-2 किलो, सेंटर में से 2 किलो मिट्टी निकालिए, 10 किलो इकट्ठा करिए, उसको बराबर मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उसके 4 हिस्से करिए, उसमें 2.5 किलो आपके पास रह जाएगा, और 2.5 किलो को वापस मिक्स करके फिर 4 हिस्से करिए, उसमें 600 ग्राम आएगा, उसको वापस मिक्स करिए, 4 हिस्से करें, 150 ग्राम मिट्टी जो बची वो वापस उस लेबोरेटरी में भेजिए जो यूनिवर्सिटी है जहाँ सॉइल का रिपोर्ट निकलता है, सॉइल के बारे में टेस्टिंग का रिपोर्ट निकलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले का रिपोर्ट में जो डेफिशिएंसी उसने बताई है, जो उसका पीएच के बारे में बताया, कार्बन कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन आपके अंदर कितना है। आप जब पहली बार जाएंगे, मेरा ऐसा एक अनुभव है कि आपको कार्बन की मात्रा 500 ग्राम ज़्यादा नहीं आएगी, दूसरा कुछ डेफिशिएंसी निकलेगी, पीएच एसिडिक होगा क्योंकि आप लगातार डीएपी सब डाल रहे हैं। लेकिन आप जब वापस रिपोर्ट लेने जाएंगे तो क्या देखेंगे, बोलेगा पीएच इज एक्सेलेंट, अल्कलाइन हो गया है, कोई भी तत्व की डेफिशिएंसी नहीं है, आपका सॉइल में कार्बन की मात्रा जितनी चाहिए एक फार्मिंग के लिए उतनी है, पूरा सॉइल का हेल्थ ठीक कर दिया। ये रिपोर्ट आप करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है और आप बाजार में कौन सा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। ये रिपोर्ट इतना खूबसूरत बना, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपके पास जो ये बायोनेटस का जो 3 किलो का बैग है उसमें क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या है, उसमें जो लिग्नाइट है, उसमें जो लियोनार्डाइट डाला हुआ है, ह्यूमिक, और ये दरअसल ह्यूमिक होता क्या है, ये सॉल्युबल ह्यूमिक क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में गाय के गोबर से खेती हो रही थी। आप कोई भी गूगल करेंगे अब गाय के गोबर को ये लोग टेलर भर के जो 3-4 मैट्रिक टन वो डाल देंगे खेत में, 1 एकड़ लैंड में लगभग 5 मैट्रिक टन वो डालेंगे या 6 मैट्रिक टन डालेंगे, जैसा किसान का सुविधा वैसा वो डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 3 मैट्रिक टन गोबर डालेंगे तो वो 3-4 महीना जमीन में सड़ेगा, और सड़ने के बाद वो ज़मीन एकदम फर्टाइल होने लगेगी, और उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी। लेकिन ये 3 किलो ने जो 3 मैट्रिक टन जो गोबर डाला है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने के बाद टोटल 3 मैट्रिक टन गोबर में से ह्यूमिक एसिड पैदा होगा, और 3 मैट्रिक टन से, ध्यान से सुनिए प्लीज़, यही आपका जो प्रोडक्ट्स है इसका महत्व बताता है। 3 मैट्रिक टन में 60 ग्राम्स, हेलो, अगर उसका हर जगह से थोड़ा थोड़ा आप 1 ग्राम 2 ग्राम पूरा इकट्ठा करेंगे, जो पैदा हुआ है ह्यूमिक एसिड वो 60 ग्राम पैदा होगा। किस में से? 3 मैट्रिक टन में से। 3 टन से 60 ग्राम, तुम्हारा ये बायोनेटस की बैग में 360 ग्राम ह्यूमिक है, यानी 18 मैट्रिक टन गोबर लेके आप घूम रहे हैं 3 किलो की बैग में। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है, वास्तविकता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए इतना ज़बरदस्त ये फर्टिलाइज़र वर्क करेगा। आप इसको डाल के देखिए, बहुत सारे लोग, इसका डालने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई भी सॉइल में डाल दीजिए, लोग पूछेंगे कि सर आलू में कितना डालना है, सर मैंगो में कितना डालना है, सर चाय में कितना डालना है, सर टमाटर में कितना डालना है, सर धान में कितना डालना है, सर जीरा में, धनिया में। हेलो, ये फसल के लिए है ही नहीं। हेलो, ये फसल के लिए नहीं है, ये सॉइल के, मैंने पहले ही बताया कि सॉइल के हेल्थ को ठीक करता है। यानी कोई भी मिट्टी में 1 एकड़ में 3 किलो लगेगा। कब देना चाहिए? जब आपको कोई फसल वहाँ बनानी है, चाहे रबर की खेती करो, चाय की करो, चाहे कोई भी करो, जब फसल आपको बनानी है
तो उससे पहले भी डाल सकते हैं और फसल उग जाने के बाद भी। क्रॉप्स की कोई भी सिचुएशन हो, 1 महीने का क्रॉप्स हो गया तभी भी डाल सकते हैं, 2 महीने का हो गया तभी भी डाल सकते हैं। इसका एक दूसरा आपको प्रयोग बताता हूँ। तुलसी का गमला आपने देखा होगा, तुलसी का गमला हर आंगन में होता है हिंदुस्तान में। तुलसी का एक क्रॉप्स होगा, उसमें आप ऐसा करिए 2-3 चम्मच DAP डाल दीजिए गमले में। ये DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, क्या होगा, वो गमला है ना जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा, है ना। क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है, उसने इस रासायनिक खाद को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। वो गमले में जो तुलसी मुरझा गया, उसी गमले में दूसरे दिन 24 घंटे में मुरझा गया। 24 घंटे के बाद आप अपना बायोनेट्स लीजिए, अपना सॉइल हेल्थ एनहांसर लीजिए, है ना। तो इसको आप पूरा 2-3 चम्मच डाल दीजिए वो गमले में वापस, और 1 गिलास पानी दीजिए। 24 घंटे के बाद वो तुलसी का गमला जो मुरझा गया ना क्रॉप्स, वो वापस हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। इतना रिजल्ट आप 24 घंटे में ले सकते हैं। बाकी आप कोई भी जो हाइट नापने वाला क्रॉप्स होता है तो वहाँ पर आप लेके जाए, बाजरी है, ज्वार है, आप स्केल लेके जाइए। जहाँ 1 महीने का बाजरी ज्वार का क्रॉप्स है, आप नाप ले लीजिए। ये बायोनेट डालने के बाद पानी दीजिए, 48 घंटे के बाद वापस जाइए। आप देखेंगे जिसमें डाला उसमें 2-3 इंचेस क्रॉप्स बढ़ जाएगा। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके इस प्रोडक्ट से आता है। डालना बहुत आसान है, यूजेस बहुत आसान है, कभी भी डाल सकते हैं। ये स्लो रिलीज होता है, पूरा धीरे धीरे जैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिक एंड फल्विक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो जमीन के गहराई में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चले गए हैं, जिंक है, बोरॉन है, उनको ये पकड़ के लाके ये कैटालिस्ट है, उद्दीपक का काम करेगा, रूट तक पहुंचाएगा। ह्यूमिक के जो दाने होते हैं उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी आपने डाल दिया, उसके बाद बारिश अगर नहीं हुई समय के हिसाब से तो ये पानी को रिलीज करेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ज़्यादा बारिश हो गई तभी ये पानी को पकड़ लेंगे, यानी ज़्यादा बार तभी भी ये मैक्सिमम क्रॉप्स का रक्षा करेगा। तो ऐसा ये ज़बरदस्त अद्भुत प्रोडक्ट्स आपके पास है। उस प्रोडक्ट्स का यूजेस एकदम बढ़िया है, कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। सॉइल को एनहांस करना है तो क्रॉप्स में एक ही बार में आप 3 किलो 1 एकड़ में डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ये 3 किलो डाल दिया, फिर आपके पास बायोनेटस PGP हमने बनाया है ना, और वो बेहतरीन लिक्विड है, वो क्रॉप्स को देना चाहिए। क्योंकि क्रॉप्स है ना, उसका मेन ऑक्सीडेशन बढ़ाना चाहिए। क्रॉप्स का ऑक्सीडेशन के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और आजकल हर जगह पे पॉल्यूटेड कार्बन मिलता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड कार्बन होता है, पेस्टिसाइड की वजह से कार्बन, हवा का कार्बन पूरा पॉल्यूटेड हो गया है, और इसमें नेचुरल कार्बन है। अब 60 लीटर के पंप में 40 ml डालना है। कितना? 40 ml। आपका एक 500 ml से 12 स्प्रे पंप बनेगा। और अगर आपके पास वो ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, ड्रिप इरिगेशन, तो 1 एकड़ लैंड में 1 लीटर जाता है आपका PGP। 200 लीटर की टैंक में 2 500 ml की बोतल डाल के उसको ड्रिप इरिगेशन से दे दीजिए। ज़बरदस्त ये रिजल्ट आएगा। क्रॉप्स जब 45 डेज का होता है तब इसको फ्लावरिंग स्टेज पे देना बहुत बढ़िया है, ग्रोथ होता है। इसको हार्वेस्टिंग से पहले भी देना चाहिए। इसको क्रॉप्स को अगर ग्रोथ चाहिए तो क्रॉप्स 15-20 दिन का तभी भी दे सकते हैं। यानी किधर भी आप, ये दोनों, एक लिक्विड है, एक ग्रैन्यूल्स है ना। तो लिक्विड भी अद्भुत है, PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है ना, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो PGP के बारे में भी बहुत डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल फूड सप्लीमेंट के बारे में। अब एनिमल फूड सप्लीमेंट का ज़रूरत क्यों है पहले तो, और क्या डिफरेंस है। बाज़ार में तरह तरह के एनिमल फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पैकिंग में मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं, नॉन ब्रांडेड भी मिलते हैं। क्या अंतर है? एनिमल फूड सप्लीमेंट यानी क्या? एनिमल फूड तो बड़ा बड़ा चाहिए खाने के लिए एनिमल्स को, है ना, वो तो बड़ा बड़ा चाहिए। लेकिन एनिमल फूड, ये जो है बायोनेटस अपना जो है एनिमल फूड, इसका क्या विशिष्टता है? सबसे पहले तो इसकी मात्रा, ये इनकी विशिष्टता है। क्योंकि लोग बोलते हैं एक माचिस भर के देना चाहिए,
माचिस निकाल के, तिल्ली निकाल के, जो डब्बा होता है ना माचिस भर के, कोई बोलता है 100 ग्राम दो, कोई बोलता है 150 ग्राम दो पर डे, पर टाइम की बात चल रहा हूँ मैं। कोई और वो जो बड़े बड़े होते हैं दान, खान, पापड़ी, ये सब तो बोलते हैं 5, 10, 15 किलो एक साथ देना चाहिए, या जो ग्रास होता है उस हिसाब से देना। लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक अलग प्रकार का एनिमल फूड की बात कर रहा हूँ जो एकदम यूनिक है, यूनिक और उसके साथ साथ इनोवेटिव है। इनोवेटिव क्या है? क्योंकि ये इसका प्रमाण को लेके ये केवल 4 ग्राम है, ओनली 4 ग्राम्स। आप उसको रोटी में या ऐसे ही दाल के सब्जी में या किसी में मिलाकर एनिमल्स, एडल्ट एनिमल्स को आपने दे दिया, सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम्स देना है सुबह में और 4 ग्राम शाम को देना है। और अगर चाइल्ड एनिमल है तो उसको 2 ग्राम देना है। इससे क्या होगा? ध्यान से सुनिए, ये सप्लीमेंट है। क्या है? कोई दवाई नहीं है, कोई डिसीज निकालने का दवाई भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, कुछ भी। ये फूड है, खुराक है ना। और ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट से क्या होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं परमात्मा ने, ईश्वर ने एनिमल्स को जबान दिया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। उनको वाचा है लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है इनके शरीर में तकलीफ नहीं होगा? आप जब तरह तरह की कोई भी अनजान चीज़ अगर उसने खा लिया, प्लास्टिक खा लिया, या तो ऐसी वैसी आड़ी टेढ़ी कोई पॉइजनस वाली चीज़ खा ली, तो उसके शरीर में बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी उनके चेहरे से, उनके बिहेवियर से अपने को पता चलता है कि इनका मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। वो एनिमल स्कूल चाहता है, कभी कभी वो अलग अलग प्रकार की हरकतें करता है, कभी अपना सर टकराने लगता है, कभी उसके मुंह से कुछ ऐसा प्रवाही निकलने लगता है। हमको पता चलता है कि इसको कुछ, और या तो जो उनकी रोज देखभाल करता है, चाहे वो फार्मर की वाइफ है या फार्मर है, उनको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा जो एनिमल है आज ठीक नहीं है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? वो डॉक्टर आएगा, वो अलग अलग तरह तरह की बातें करेगा, मतलब उसको देख के उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दवाई देंगे। आजकल का तो साइंस बहुत डेवलप हो गया है। लेकिन हमारा एनिमल फूड जो सप्लीमेंट है, ये क्या करता है मालूम है? शरीर कोई भी एनिमल्स के पेट में जाएगा, हेलो ध्यान से सुनिए, 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम को, 3 दिन, केवल 2 या 3 दिन एनिमल्स के पेट में चला गया ना, तो सबसे पहला काम ये एनिमल्स के बॉडी को टॉक्सिन फ्री करेगा, उसके शरीर से जहर को रिमूव करेगा। अब उसके बॉडी में जहर कहाँ आया? तो हम लोग जो उसको चारा खिलाते हैं, जो हमारे खेत में से जो पैदावार निकलती है, और उसका जो हम लोग ईल ले लेते हैं, उसके बाद जो भी उस निकलता है वो सब उसको खिलाते हैं। तो ये जो पैदावार है उसमें तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया लगातार डालते हैं। तो वो जहर एनिमल्स के पेट में भी तो जाएगा, तो वो जहर का उससे उसको बहुत तकलीफें हो सकती है। तो हमारा ये एनिमल फूड सप्लीमेंट जब उसके पेट में जाएगा तो उसके रुमिनल के pH को मेंटेन करता है ना, और उसके शरीर को टॉक्सिन फ्री करता है। आप गौमूत्र के बारे में जानते हैं? काउ यूरिन जो हम लोग बहुत सारे लोग पीते हैं, तो उससे क्या होता है? काऊ का यूरिन जब आदमी पीता है तो वॉमिटिंग कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्मेल भी होता है, एक बैड स्मेल भी होता है। स्मेल, गंध जरूरी है, लेकिन दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। हमारा ये एनिमल फूड किसी भी काऊ को अगर आपने 3 दिन खिलाया ना, उसके यूरिन से बैड स्मेल निकाल देगा। कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल संक्रमण लगते हैं एनिमल्स के स्तन के अंदर, और उससे क्या होता है, उसका स्तन बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से उसमें से दूध आना बंद हो जाता है। हम लोग बहुत सारे किसान ये अपने को कंप्लेन करते हैं कि 3 स्तन से मिल्क निकलता है लेकिन 1 में नहीं निकलता है। उसको वेटरनरी की भाषा में मास्टाइटिस बोलते हैं, बीमारी है ये, थनेला बोलते हैं देशी भाषा में। ये डिसीज हो गया है और उसका वेटरनरी में कोई इलाज नहीं है। आप हमारा ये एनिमल फीड सप्लीमेंट कंटिन्यू 15 दिन तक अगर आपने दे दिया ना, उसका मास्टाइटिस ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल संक्रमण निकल जाएगा, थनेला दूर हो जाएगा, है ना। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, मास्टाइटिस, थनेला, यानी वो क्या होता है, एक ही स्तन में दूध आता, बाकी नहीं करता। जैसे आप लोग ये बिजनेस में करते हैं ना, हमारा बाइनरी का बिजनेस है, एक ही टीम बहुत बड़ा बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं मजाक में, ये इसके टीम को मास्टाइटिस हो गया, थनेला हो गया, है ना। दोनों टीम में लोग होने चाहिए तभी पैसा मिलेगा। ऐसा सभी स्तन में दूध आना चाहिए, तभी तो फायदा है। तो ये 15 दिन में मास्टाइटिस ठीक कर सकता है। इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है, उसको हेल्प कर सकता है। दूसरा, ये जो है
एनिमल्स के सबसे बड़ा फायदा, ध्यान से, आपके काम की बात है, ध्यान से सुनिए, ये जब उसको देंगे तो 21 दिन की एनिमल्स की साइकिल होती है। पशु की साइकिल इज 21 डेज अकॉर्डिंग टू साइंस। 21 दिन में उसका 10 से लेके 25% तक दूध बढ़ता है। आज आपने देने शुरू किया और उसका फैट भी बढ़ता है, SNF, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छा करता है। इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। कभी कभी क्या होता है, एनिमल जो होता है प्रेग्नेंट होता है, तो प्रेग्नेंट एनिमल को ये ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है ना। तो हर जगह पे आप इसको यूज़ करिए। 4 ग्राम दी, और नॉट ओनली मिल्क देने वाले एनिमल्स को, आपके पास बुलोक है, बैल है, तो उसको भी देना चाहिए, हॉर्स को भी देना चाहिए, कोई भी एनिमल्स को आप इसको देना चाहिए, है ना। तो कोई भी एनिमल्स की हेल्थ को ये ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है और आप इसको दे सकते हैं। 4 ग्राम सवेरे। सबसे बड़ी हमारा इस बायोटेस एनिमल फूड की खासियत ये है कि इसमें गंध नहीं है, मतलब फ्रेगनेंस नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तो पशु को कभी इसका हैबिट नहीं पड़ेगा। ये टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है। इसके अंदर बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक औषधि डाली गई है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर बहुत सारी और भी गुणकारी चीज़ें हमने डाली है, जिससे पशु को एसेंशियल अमीनो एसिड भी मिलता है। तो इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर कंपोजिशन नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है एनिमल फूड सप्लीमेंट के ऊपर। वेटरनरी प्रोडक्ट्स में जो फूड सप्लीमेंट है, जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इसमें टैक्स भी नहीं लगता है, GST नहीं है इसके ऊपर, तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर कंपोजिशन लिखना अभी अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ह्यूमिक है, इसके अंदर फलविक है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर विदारीकंद है, इसके अंदर जीवंती है, इसके अंदर टर्मरिक है ना, इसके अंदर फलविक है, इसके अंदर लाइसिन है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाल के ये बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। 400 ग्राम का पैकिंग है। 4 ग्राम सवेरे, 4 ग्राम शाम को देंगे तो 8 ग्राम महीने में जो चाहिए 240 ग्राम्स, है ना। यानी 8 ग्राम तो 400 ग्राम को लिए 50 दिन तक ये आपको डब्बा चलेगा। तो कॉस्ट क्या है पर डे का, आप देख के देखिए, टीपी के साथ सेट करिए, उसके बाद आपका कमीशन, ये वो सब आप चेक करिए। तो इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है और अद्भुत प्रोडक्ट्स आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। एनिमल फूड सप्लीमेंट बाज़ार में सब अलग अलग ज़्यादा देने की वजह से ये खाली 4 ग्राम का ही इसका डोजेज है। तो एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स ये है एनिमल फूड। उसके साथ साथ हम लोग इसमें एक आज हमने लॉन्च किया है स्प्रेडर, ये एक्टिवेटर है, स्प्रेडर एक्टिवेटर, जिसको आम भाषा में स्टिकर बोलते हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनी इसको बड़े बड़े दामों में बेचती है। ये क्या होता है, आप किसान जब भी कोई भी फोलियर स्प्रे करता है, तो स्प्रे जब हम करेंगे ना कोई भी चीज़ का क्रॉप्स के ऊपर, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इस क्रॉप का जो बूंद है, स्प्रे की जो बूंदे है, स्प्रे का जो फव्वारा है, वो पान के ऊपर भी जाएगा, नीचे भी गिरेगा, आजू बाजू में भी जाएगा, और एक ड्रॉप्स एक पान पे गिरेगा, कुछ पान बाकी रह जाएंगे। आपको करना क्या है, 1 लीटर वाटर में 1 ml ये मिलाना है। 15 लीटर में आप खाली 5 ml डाल दीजिए, है ना। आप 15 लीटर में 5 ml डाल दीजिए, खाली 5 ml। 15 ml डाले तो बहुत बढ़िया, लेकिन 5 ml भी अगर आपने डाल दिया तभी ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। एक पान पे अगर 1 बूंद गिरी ना, तो पूरा पान पे स्प्रेड हो जाएगा, यानी पूरा पान एकदम गिल्ला हो जाएगा। आप इसका डेमोस्ट्रेशन वीडियो भी हमसे देख सकते हैं, ये स्प्रेडर डाल के पान के ऊपर कैसा ये स्प्रेड होता है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाएंगे। ये आप हमारा PGP के साथ मिला के डाल सकते हैं। किसान को ऐसे भी बेच सकते हैं आपकी, वो अपनी दूसरी कोई भी, आप कितना ही मना करो फिर भी वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी डालता है, तो उसमें भी वो लोग डालते हैं ये अलग से स्प्रेडर। जिससे इसका एकमात्र कारण है, हमारा स्प्रेडर में क्या खासियत है कि ये एक्टिवेटर भी है, ये एक्टिव भी करता है, ये ग्रोथ भी काम करता है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, एकदम नेचुरल वे में बनाया हुआ स्प्रेडर है। तो ये स्प्रेडिटर भी है, एक्टिवेटर भी है, स्प्रेडर भी है, पान को स्प्रेड करता है। तो ऐसा ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। दूसरा, इसके साथ साथ हमने एक बायोटेस PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी लॉन्च किया है, 500 ml का। उसका डोजेज क्या होता है, 6 लीटर के वाटर पंप में 40 ml डालना है, या तो आप ड्रिप इरिगेशन में डालते हैं तो 200 लीटर की टैंक में 1 लीटर डालना है, 500 ml की 2 बॉटल, और 1 एकड़ में उसको दे देना है। इससे क्या होगा, इससे क्रॉप्स, उसका ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। मतलब बिना, आपको मालूम है क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी चीज़, कोई भी क्रॉप्स है
कभी कभी येलो हो जाता है, कभी उसका कलर डल हो जाता है। फ्रूट्स का साइज कौन नक्की करता है कि ये, आपने कभी ये दिमाग में आया कि टमाटर है वो तरबूज जितना क्यों नहीं है, लौकी है वो मिर्ची जितनी क्यों नहीं है। हर एक चीज को एक स्पेसिफिक रंग दिया है, एक डिजाइन दिया है, एक स्पेसिफिक कलर दिया है, एक स्पेसिफिक टेस्ट दिया है, एक स्पेसिफिक आकार दिया है। ये कौन नक्की करता है। कभी कभी हम देते हैं नींबू छोटे छोटे हो जाते हैं, नींबू बड़ा है तो भाव अच्छा आता है, लेकिन नींबू छोटे छोटे हो जाते हैं। कभी अभी हम देते हैं धान की गुणवत्ता, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये कौन नक्की करता है। जैसे क्रॉप्स अगर मजबूत है, उसका ग्रोथ बहुत प्रॉपर हुआ है, तो आपको हर एक चीज सही मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। आप देखेंगे उसका रूप रंग से भरावदार मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वाकई क्वालिटी वाला मैंगो। आप देखेंगे एकदम पिलपिला पक्का दिखेंगे, और एक आपको देखना भी पसंद नहीं है ऐसा भी फ्रूट आप देख सकते हैं। तो ये नक्की कौन करता है, ये पीजीपी नक्की करेगा हमारा। आपको इसको 2 स्प्रे करना चाहिए। एक जब क्रॉप्स 50 to 30 डेज के बीच में, जब क्रॉप 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, 25 दिन का, कभी भी डाल सकते हैं। और एक जब क्रॉप 45 दिन से बाद गन्ने के क्रॉप्स में 3-4 बार अब इसको स्प्रे करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि फ्लावरिंग स्टेज है, जब भी आपको लगता है कि मुझे इस क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है, तो उससे पहले वाला स्टेज है। जब भी आपको लगता है कि मेरा क्रॉप्स जितना हो सके उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ग्रोथ, इसका नाम ही क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। यानी जब भी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक क्या करता है, ह्यूमिक ग्रोथ करता है। ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या करता है, कोई भी क्रॉप्स है वो श्वास में क्या लेता है, इंसान श्वास में ऑक्सीजन लेता है, क्रॉप्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, हवा से लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरीके से पचाने के लिए, चयापचय की क्रिया के लिए क्या अच्छा ऑक्सीडेशन चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। कभी कभी कोहरा हो जाता है, सनलाइट इतनी अच्छी आती नहीं है, या तो सनलाइट अच्छी होने के बाद भी पोल्यूटेड कार्बन मिले, जैसे आपने पेस्टिसाइड छिड़काव कर दिया, इंसेक्टिसाइड कर दिया, आपने डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो पोल्यूटेड कार्बन होगा, जहर वाला कार्बन होगा, वो पौधे में जाएगा तो पौधा ठीक से डेवलप नहीं होगा। तो हमारे पीजीपी के अंदर नेचुरल कार्बन है, एकदम प्योर कार्बन। जैसे आप किसी बीमार को, कोरोना में आपने देखा होगा, कोविड बीमारी में, कि लोग बोलते ऑक्सीजन कम हो गया, सीधा ऑक्सीजन का बाटला चलाया, वो क्या नेचुरल ऑक्सीजन था, हवा का ऑक्सीजन नहीं था। तो वैसा ही ये नेचुरल कार्बन है पीजीपी। आप कार्बन उसको सीधा स्प्रे करेंगे ना, पौधे की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी, पौधा एकदम मुस्कुराने लगेगा। किसी आप धान का पौधा के ऊपर अब इसका आप स्प्रे करेंगे, है ना, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, कोई भी चीज़, तो आप स्केल लेके जाइए, तो बिना स्प्रे करे आप स्केल से इसका माप लीजिए। उसके बाद इसका स्प्रे करके 48 घंटे के अंदर इसका वापस आप स्केल से माप लीजिए। आपको लगेगा कि इसमें वाकई 3-4 इंच का बढ़ोतरी हो जाएगा। यूरिया डालते हैं क्यों, यूरिया से क्या होता है, यूरिया जब हम डालते हैं 24, 36, 48 घंटे के अंदर क्रॉप्स पे आपको पता चलता है कि यूरिया लग गया है, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाता है। तो वैसा सेम काम ये पीजीपी करता है। आपको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है कि बारिश हो रही है या तो पौधे को ज़रूरत है, यूरिया डालने की इच्छा हो रही है, ये पीजीपी का स्प्रे कर दीजिए, आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इतना ज़बरदस्त ये हमारा पीजीपी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। 40 ml का स्प्रे है, 500 ml है, यानी 12 स्प्रे पंप आप इससे भर सकते हैं। किसी 1 एकड़ लैंड के लिए अगर क्रॉप छोटा है तो 2-3 पंप में हो जाएगा। 4-5 क्रॉप जब बड़ा हो गया तो 1 एकड़ में 5-6 पंप चाहिए, यानी 500 ml में बहुत सस्ता खेती हो जाएगा आपका, बहुत सस्ता। 1 एकड़ में आपको 500 ml का बॉटल बहुत सफिशिएंट है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा पीजीपी। तो ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपको एक 3 किलो का ग्रेन्यूल्स भी देने जाने वाले हैं। वेट एंड वॉच। Happy team success valley. Team success valley. Team success valley. हवा चली हवा चली हवा चली हवा चली, टीम सक्सेस वैली वैली, टीम सक्सेस वैली वैली, टीम सक्सेस वैली। हवा चली हवा चली हवा चली हवा चली, टीम सक्सेस वैली वैली, टीम सक्सेस वैली।
में टॉप किया है, सभी प्लान को सॉक किया है, साथ में आओ जुड़ के देखो रेंटस अपना रॉक किया है। वादा अपना है पूरा करना सपना है, पीछे अब हटना